नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। और मैं हूं आपके साथ मानसी झा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में लौट आए हैं अपनी खास पेशकश के साथ, और जहां हम आज आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लेकर अयोध्या में क्या कुछ एसआईटी की ओर से जांच की जा रही है। वहीं आपको यह भी बताएंगे कि क्या कुछ आज सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली वीडियोज वायरल हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अहम खबरों की, और जिसमें कि आपको सबसे पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से विदेशी दौरे पर है। जहां अफ्रीकी देश सेशेल्स के दौरे पर 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर वे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वे पहुंचे हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि उनका विक्टोरिया में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया, जबकि भारतीय समुदाय ने भी गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया है। वही बता दें आपको, स्वागत समारोह में जो है कच्छ के पारंपरिक लोक नृत्य ने खास आकर्षण बटोरा है। तो वही आपको बता दें, इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने भी जो साफ तौर पर जोरदार स्वागत किया गया। बिल्कुल मानसी, आपको बताते चले कि राष्ट्रपति हार्मनी ने सेशेल्स में नेशनल जो बोटानिकल गार्डन है वहां पर भी पौधारोपण किया था। तो साफ तौर पर उनकी ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। दौरे का सबसे यादगार पल अगर मैं बात करूं तो वालसी वह तब था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोटानिकल गार्डन में मौजूद लगभग 194 मतलब कि बेहद ही यानी कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने जो कछुए हैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाया। और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बिल्कुल निकिता, और कहीं ना कहीं निकिता ये दौरा एक भारत के साथ जो है दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इससे भारत के सांस्कृतिक से जुड़ाव और रणनीतिक साझेदारी की नई मजबूती देने की दिशा में जो है अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सेशेल्स पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, आगामी दिनों में बेहद ही अच्छा ये दौरा रहने वाला है। और आपको बता दें कि संबंधों को लेकर कूटनीतिक जो व्यवस्थाएं है वो इसमें देखने को मिलेगी। तो इसी पर बनी है हमारी खास पेशकश। देखते हैं इस रिपोर्ट में और जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ खास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर अफ्रीकाई देश सेशेल्स पहुंचे। यहां राजधानी विक्टोरिया के सेशेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कच्छ के पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति हरमनी के साथ सेशेल्स नेशनल बोटानिकल गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण किया। इस दौरान सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक के साथ पीएम मोदी नारियल पानी पीते भी नजर आए। इसके बाद वहां मौजूद सेशेल्स के मूल निवासी एल्डाब्रा जायंट कछुओं को खाना खिलाया। पीएम मोदी दुनिया के सबसे उम्रदराज कछुए से भी मिले। इस कछुए का नाम जोनाथन है, जिसकी उम्र करीब 194 साल मानी जाती है। जोनाथन एक एल्डाब्रा जायंट कछुआ है। ये सेशेल्स के नेशनल बोटानिकल गार्डन्स में रहता है। दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित जमीनी जानवर के तौर पर जोनाथन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 29 जून को सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये समारोह देश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। ये पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा सेशेल्स दौरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश का अयोध्या की ओर, जहां राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले के बीच अब बड़ा बदलाव
सामने आया है। मानसी, जहां सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी सामने आई है कि श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी अब चर्चा हो रही है। बिल्कुल लिखिता, इसी बीच जो है एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मंदिर निर्माण प्रभारी जो है गोपाल, उनको भी जो है व्यवस्था से हटाए जाने की जो है लगातार खबरें सामने आई है। और साफ तौर पर निकिता, कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि चंपत राय के पास जो है मंदिर की समग्र जितनी भी व्यवस्थाएं थी, उनकी सारी जिम्मेदारी उनके पास थी। और हालिया घटनाक्रम के बाद जो है ट्रस्ट ने पुनर्गठन की जो तैयारी जो एक बार फिर से तेज कर दी है। बिल्कुल, और देखिए इसमें जानकारी यह भी है कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान भी चंपत राय की कार्यक्रम से दूरी पर चर्चा लगातार बनी हुई थी। और इस पूरे मामले को लेकर संत समाज ने भी अब प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। तो वहीं देखिए, शुरुआती दौर से ही मानसी इसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूरे तरीके से हमलावर है। फिर चाहे एसआईटी की बात हो, फिर चाहे गिरफ्तारियों की बात हो, या फिर एफआईआर की बात हो, तमाम मुद्दों पर वो लगातार घेरने में लगे हैं। अब देखिए, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एसआईटी की ओर से जांच की जा रही है, लेकिन इस पर भी मंथन बेहद जरूरी है कि अभी तक एसआईटी की ओर से क्या कुछ किया गया है। जानिए हमारी इस रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे। उस वक्त चंपत को उनके दौरे से दूर रखा गया था। तभी से ये सुगबुगाहट थी कि उन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। इस मामले पर संतों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। चंपत राय जी ने जो इस्तीफा दिया है वो नैतिकता की वजह से दिया है। वैसा मेरा जो मानना है, मैं भी राम मंदिर से काफी जुड़ा हुआ हूँ और मेरा ये मानना है कि नीचे के लोगों ने घोटाले किए हैं, उससे चंपत राय जी का कोई विशेष है, क्योंकि चंपत राय जी अपने आप में निर्विवाद व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। और नीचे का व्यक्ति क्या कर रहा है उसके लिए कोई किसी का अंदर का नहीं जानता कि व्यक्ति कैसा है। इंदिरा गांधी की हत्या इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों ने कर दी थी, तो उसका क्या मतलब है? ये इंदिरा गांधी की उसमें गलती है? गार्डों ने कर, तो व्यक्ति क्या है, उसकी मनस्थिति क्या चल रही है, उसका किसी को क्या पता चले? हम लोग आश्रम वाले हैं, आश्रम में कर्मचारी रहते हैं, वो कर्मचारी क्या कर रहा है हमको इसके लिए बहुत ज्यादा अंदर तो किसी को कोई बैठा नहीं है। देखिए, राम मंदिर में विगत कई दिनों से इस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं और ये बहुत बड़ा आघात हुआ था हिंदू जनमानस की आस्था के साथ। करोड़ों हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से छल किया गया, हर व्यक्ति उस समय में 500 वर्षों संघर्ष कर रहा था, लाखों लोग बलिदान दे चुके और वहाँ चंदा चोरी हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, चंपत राय जी ने जो इस्तीफा दिया है वो दिया, अच्छा किया, उनको पहले ही देना चाहिए। जब आप ट्रस्ट के महासचिव थे, ट्रस्ट का संचालन कर रहे थे, तो क्या आपको कोई सूचना नहीं थी इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं? मैंने एक भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा हर हालत में मिलेगी। लेकिन जहां तक हमने चंपत राय जी के जीवन को प्रारंभ से देखा है, उनका रोम रोम समर्पित रहा है। उन्होंने मंदिर के निर्माण में तब से लेकर के आज तक, हाँ यहाँ कहीं देखभाल में कहीं कोई कमी आई है तो उसको हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन चंपत राय जी को मेरे हिसाब से लग नहीं रहा कि उनका कोई दोष हो सकता है। दोष होता है, ये होता है जो देखभाल करने वाला है उसकी भी नजर से अगर कोई चूक गया है तो बात दूसरी है। लेकिन जो मूल है, मूल कोई भी हो सकता है भैया। बात यह है कि गंगा में रहने वाला पत्थर भी कई बार अंदर से गीला नहीं होता। गंगा में रहता है पर वो अंदर से गीला नहीं होता, अंदर सूखा ही निकलता है। तो इस तरह से हो सकता है कि अच्छे लोगों के पास रहने वाले या अच्छे स्थानों पर रहने वाले, उनके अंदर वो कोई पाप पलता हो, ये आदमी कुछ कह नहीं सकता है। इसलिए वो कौन दोषी होंगे, कौन लोग होंगे, उनको कभी भी किसी सूरत में ना तो यहाँ बख्शा जाएगा ना वहां बख्शा जाएगा। चंपत जी को मैं 2009 से जानता हूँ। मैंने उनके साथ में राम मंदिर का संघर्ष भी किया है और जमीन पर लेटने वाले, सत्तू और चना खाने वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं वो, और उनके संघर्ष और योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ लोगों ने उनका विश्वास तोड़कर
और गले से कुछ चोरी की है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको सरकार विरोधी पार्टियों ने बना दिया सिर्फ राम मंदिर को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये सब सारी जिम्मेदारी कौन है? जो ट्रस्ट में बैठे हुए जिम्मेदार लोग थे, उनकी गैर जिम्मेदाराना कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और निश्चित रूप से उनको इस्तीफा ही देना चाहिए था और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके रहते हुए इस प्रकार का घटना कैसे घटा, आप क्या कर रहे थे, इतनों दिनों से आप क्या देख रहे थे। तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। लेकिन एसआईटी टीम पूर्ण रूपेण इन ट्रस्ट के पदाधिकारियों का भी पूरा जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करे और जो भी दोषी पाए जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इधर इस्तीफे हुए उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार और एसआईटी पर सवाल खड़े किए और कहा कि घटना से पूरा देश दुखी है। ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर राजनीति ना ही करें तो अच्छा होगा। आपको बताएं तो चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं। इसके बाद गुरुवार देर रात रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को सभी 8 आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीजीएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। तो बिल्कुल देखो मानसिक, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लगातार इस मामले में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें हलचल देखने को मिल रही है, तो वही विपक्ष जो है पूरे तरीके से हमलावर है। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की जब हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव जांच व्यवस्थाओं के साथ साथ तमाम उनकी ओर से एसआईटी पर भी सवाल उठाया गया, एफआईआर पर भी उनकी ओर से सवाल उठाया गया और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उनकी ओर से जिस तरीके से अभी जो गिरफ्तारी की जा रही है एसआईटी की ओर से, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल देखो राजनीति की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने इस मामले की शुरुआत की थी और उसके साथ साथ देखो एसआईटी का गठन हो गया है, बिल्कुल पहली जांच हो चुकी है, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अगर आज के आंकड़े की बात की जाए, अगर अभी ताजा खबरों की बात की जाए, लगातार जो है पुलिस आरोपियों के घर पर जो रेड करती हुई भी नजर आ रही है और साथ ही साथ निकिता ये भी खबर सामने आ रही है कि अब तक जो इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बिल्कुल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, देखिए लगातार यह मामला इस समय उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है, एसआईटी की ओर से जांच जारी है और अब जो भी गिरफ्तार किए गए हैं 8 आरोपी, उनके घर पर भी छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है अजहर? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार कार्रवाइयां जो है वो जारी है और बीते दिनों जिस तरीके से 8 लोगों के ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई, जिसमें टिन्नू यादव शामिल था, लवकुश शुक्ला था, निकल मिश्रा था, अविनाश शुक्ला था, तो और मनीष यादव जो है वो इन तमाम लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए थे। एसबीआई के कई कर्मचारी शामिल थे और इन तमाम लोगों के घरों पर जो पुलिस है वो छापेमारी कर रही है और इसके साथ ही तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि तमाम लोगों के पास से लगभग 80 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए थे। अब पुलिस जो है वो तमाम लोगों के घरों में छापेमारी कर रही है और देखिए इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी ये कहा जा रहा है कि 29 तारीख यानी सोमवार को इसको लेकर सुनवाई जो है वो भी की जाएगी। तो इसको लेकर देखिए जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसमें दिनेश यादव नाम के एक अधिवक्ता थे और इसी के साथ अजय कुमार राय के नाम के जो अधिवक्ता थे, इनके द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। इसको लेकर कब सुनवाई होगी? देखिए 8 लोगों को नामजद किया गया है। अब विपक्ष इसको लेकर हमलावर है कि जो बड़े लोग हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल अजहर, अगर बात की जाए ट्रस्ट की तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में ट्रस्ट में जो बड़े बदलाव की तैयारी भी देखी जा रही है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इसमें जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, और इसके अलावा देखिए जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों में बदलाव भी किया जाए, और इस तरीके की बातें सामने आ रही है। फिलहाल अभी SIT अपनी जांच जो है वो कर रही है, और क्या कुछ अभी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो SIT ने सौंप दी है, लेकिन अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंप दी है। और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही देखिए जो निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये मांग करी गई है कि CBI की निगरानी में SIT जांच की जाए, CBI के नेतृत्व में SIT जो है वो जांच करे, और इसको लेकर जो है जनहित याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर उनकी सारी सुनवाई भी होनी है। तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता नजर आ रहा है। विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि चंपत राय, अनिल मिश्रा के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, गोपाल राव के द्वारा अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिल्कुल अजहर, तो कुल मिलाकर जांच देखिए जारी है, और अब छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। अजहर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां से कुल मिलाकर कहा जा सकता है, देखिए SIT अपना काम कर रही है, खुलासे भी इस मामले में लगातार हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहा है, और यही सवाल जो है वो लगातार बने हुए हैं कि विपक्ष आखिर SIT जो जांच कर रही है उसमें धैर्य क्यों नहीं साध रहा है। तो इसको लेकर भी लगातार सवाल बने हुए हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिल्कुल निकिता, वही आपको बता दें, इस दौरान जो है उन्होंने विपक्ष पर निकिता जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कभी जो है यूपी जो है जंगल राज हुआ करता था, जंगल राज के लिए तो बदनाम बिल्कुल बिल्कुल, जहां और देखिए उनकी ओर से यह भी कहा गया कि मंगल राज का प्रतीक बन गया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश के विकास की गति अब 3 गुना बढ़ गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ किया और क्या कुछ कहा, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। नोएडा को करोड़ों की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने मिशन 2027 का शंखनाद कर दिया। योगी सिर्फ भाषणों की राजनीति नहीं, बल्कि दावों और काम की बात भी करते हैं। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकार की क्लास लगाई और कहा कि पिछली सरकार के पापों के गड्ढे भरने में समय लगा। कभी जंगल राज के लिए बदनाम रहा जेवर आज मंगल राज का प्रतीक बन गया है। आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। अभी मैं जेवर एयरपोर्ट में लैंड किया था, कितनी शानदार एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिली है, और अब उसने कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है। अनेक यहां पे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। आज का ही जो निवेश का जो शिलान्यास हो रहा है वह 6,785 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री योगी का दावा है कि यूपी अब देश दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से सूबे में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। सीएम योगी की माने तो यूपी के अंदर 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। सेक्टर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आज यूपी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमने उन्हें टेक्नोलॉजी दी, डिजाइन दी, कॉमन सर्विस सेंटर उनके लिए बनाए। बीजेपी का दावा है कि योगी राज में नोएडा की तस्वीर बदली है। नोएडा में फिल्म सिटी, अपैरल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं। फिल्म सिटी वहां बन रही है, अपैरल पार्क वहां बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है। जो पहले प्रदेश का सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी, लोग जाने में डरते थे। शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद वहां क्या स्थिति होती थी हर व्यक्ति जानता है। और आज ये सभी निवेश
वहां पर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि डबल इंजन सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डरे और बिना झुके निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की। एक वक्त था जब यूपी के मुख्यमंत्रियों में डर था कि नोएडा आएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, लेकिन योगी ने ऐसे अंधविश्वासों को तोड़ा और कई बार नोएडा का दौरा किया। आज नोएडा में योगी ने दिलचस्प किस्सा सुनाया, सुनिए। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि नोएडा के बारे में यह मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं इस समय। जहां विपक्ष चंदा चोरी पर राजनीति कर रहा है और उसी मुद्दे के सहारे चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहा है, वहीं योगी अलग ही सियासी मूड में नजर आ रहे हैं। देवरिया में चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाने वालों को घेर रहे हैं, तो नोएडा में सरकार का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। नोएडा में योगी ने दावा किया है कि विकास की गति भी 3 गुना बढ़ी है। अब देखना होगा कि यूपी में योगी जीत की हैट्रिक लगाने में कितने कामयाब होते हैं। चलिए सीधे अब आपको लेके चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां आपको बता दें भाजपा ने संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो उठाया है। तो वहीं आपको बताती चलूं कि लगातार जिस तरीके से अब बदलाव देखने को मिला है, जहां महिलाओं को 33% का प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार जो बदलाव है वो देखने को मिला है, जहां उनका कहना है कि अब जो राजधानी दिल्ली है उसमें कमेटियों की घोषणा की गई है। देखो मानसी, मैं आपको बता दूं कि देखिए अब जो दिल्ली सरकार है उनकी ओर से युवाओं का प्रतिनिधित्व, कहीं ना कहीं युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है और कहीं ना कहीं जो अब उनकी ओर से टीम तैयार की जा रही है वो सशक्तिकरण, तो वहीं युवाओं के मद्देनजर, तो वहीं युवाओं को प्राथमिकता देते हुए बनाई गई है, ताकि नए दौर के साथ साथ दिल्ली भाजपा ने संगठन को और भी मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 14 में से 11 संगठनात्मक जिलों की एक नई जिला कमेटी की घोषणा कर दी है। बिल्कुल ही तारीख और ये भी सामने आ रही कि प्रत्येक जिले में जो है 6 जो है उपाध्यक्ष होंगे, 3 महामंत्री होंगे और 6 मंत्री। और वहीं अगर कोषाध्यक्ष की बात की जाए तो एक इसमें कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं निकिता ये देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है युवाओं के साथ साथ जो है महिला को भी कहीं ना कहीं भागीदारी जो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एक IT प्रमुख भी इसमें शामिल है, तो वहीं सोशल मीडिया प्रमुख को भी नियुक्ति इसमें की गई है, जहां प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता के अनुरूप नई टीमों में 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी दिया गया है और इसके साथ ही साथ युवाओं और अनुसूचित जाति वर्ग को भी संगठन में पर्याप्त अवसर मिले हैं। बिल्कुल ही तारीख तो साफ तौर पर भाजपा का इस पूरे मामले पर यह भी कहना है कि नई सरकार जो है कमेटियां बूथ स्तर तक जो है संगठन को और ज्यादा मजबूत करेगी और जनसेवा के कार्यों को गति देगी। फिलहाल 11 जिलों की कमेटियों का ऐलान कर दिया गया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अरविंद जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। अरविंद, देखिए 11 जिलों में संगठन को अब नई मजबूती देने के लिए एक नई टीम को तैयार किया गया है। क्या कुछ तैयारियां हैं जो कि अब भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में अपना रही है? अरविंद, फरवरी 2025 में भले ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन वोट बैंक की सियासत शुरू से ही रही है कि दिल्ली को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत रखे, संगठन को मजबूत रखे, संगठन में जितने भी पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए वो पार्टी के लिए काम करे और पार्टी को बेहतर बनाए। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि कई संगठन में बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है वो नए है, युवा है। अब उसी तरह से पार्टी
पूरे देश भर में युवाओं को तवज्जो देना चाह रही है, महिलाओं को तवज्जो देना चाह रही है, ताकि वोट बैंक की जो उनकी सियासत है वो बरकरार रहे। तो कहीं ना कहीं कल देर रात शाम जिस तरह से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा है, उन्होंने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसमें से 14 जिलों में से 11 जिलों में नए पदाधिकारियों की नाम की घोषणा उन्होंने कर दी है। जिलों में 6 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 6 मंत्री और 22 पदाधिकारियों की उन्होंने नियुक्ति की है। तो कहीं ना पार्टी को बेहतर मजबूत बनाने के कदम यह देखा बिल्कुल अरविंद, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान जो है युवाओं को जो है काफी ज्यादा बड़ा मौका मिल सकता है इसमें। जी बिल्कुल, युवाओं को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, जिसमें से कई नए प्रदेश अध्यक्ष युवा हैं। यानी युवाओं को पार्टी किस तरह से तवज्जो दे रही है, राज्यसभा की सीट पर भी युवाओं को भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं पर फोकस ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी युवाओं को लेकर आह्वान करते हैं कि युवा आगे आए और राजनीति करें या फिर किसी दिशा में उनको जो काम करना है वो काम करें। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक केंद्र लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिस तरह से नियुक्ति हुई है, युवा है, युवाओं को राजनीति में तवज्जो कैसे भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो आप ये समझ सकती हैं कि जिस तरह से दिल्ली प्रदेश में जो पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, सबसे अधिक युवा है। युवा के बाद महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है, यानी प्रत्येक जिला में महिलाओं को भी रखा गया। जिस तरह से 35% आरक्षण को लेकर जो चर्चा होती है कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी तवज्जो नहीं देती, तो 35% आरक्षण। बिल्कुल अरविंद, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक भी संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है उसको तेज कर दिया गया है। अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानसी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देखिए अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ स्तर को भी मजबूत करने का जो आह्वान है वो इस नई टीम के माध्यम से किया जाएगा, और अब देखने वाली बात होगी कि यह कितनी सफल साबित होती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। आपको बता दें राबड़ी देवी के सरकारी आवास को जो है खाली किया जा चुका है। तो वही आपको बता दें वहां से जो है सामान हटाने की प्रक्रिया भी जो है लगभग निकिता पूरी हो चुकी है। तो वहीं इसी बीच जो है राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग से जो है आवास का चार्ज जो है रजिस्ट्रार और सरकार द्वारा जो है उपलब्ध कराए गए सभी सामानों की सूची जो है उपलब्ध कराने की अनुरोध भी निकिता कहीं ना कहीं जो कर दिया है। बिल्कुल, देखिए उनके सहायक की ओर से इस संबंध में विभाग को पत्र भेजा गया और पत्र का कहना है कि उसमें जो भी मेंशन है उसके अनुसार आवास खाली करते समय सभी सरकारी सामानों को सही मिलान उनका बेहद जरूरी है, क्योंकि जानकारों के अनुसार यह कदम इसलिए भी उठाना बेहद जरूरी है ताकि बाद में किसी भी तरह का विवाद या फिर आरोप से पूरे तरीके से बचा जा सके। और इसी विषय पर बनी है हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए इसमें क्या कुछ राबड़ी देवी के बंगले पर और कुछ जानकारी दी गई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बंगले 10 सर्कुलर रोड से सामान जा चुका है। उनका बंगला खाली हो रहा है। इस बीच राबड़ी देवी ने आवास खाली करने की प्रक्रिया के बीच भवन निर्माण विभाग से आवास का चार्ज रजिस्टर और विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी सरकारी सामानों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में राबड़ी देवी के सहायक की ओर से विभाग को पत्र लिखा गया है। पत्र में लिखा है कि सरकारी आवास खाली करते समय विभागीय सामानों का सही मिलान जरूरी है। जानकारों की माने तो राबड़ी देवी की ओर से पत्र लिखने का ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आवास खाली करने के बाद किसी सामान को अपने साथ ले जाने का विवाद शुरू न हो जाए। मामले में बिहार सरकार में मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का मकान जो पहले से था वो हमारे मंत्री जी के नाम से आवंटित हो गया है और अब खाली करना चाहिए। तो 1 नोटिस 2 नोटिस मिला है, खाली कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको बताएं तो 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए विभाग ने राबड़ी देवी को चौथा नोटिस जारी कर दिया था। उन्हें 29 जून तक आवास खाली करने का समय दिया गया था।
हालांकि इस बीच बंगला लगातार खाली हो रहा है। सीसीटीवी हटाए जा रहे हैं। परिसर के अंदर और बाहर लगे हुए सभी कैमरे हटा दिए गए हैं। सामानों की पैकिंग लगातार जारी है। अब ये देखना होगा कि लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड में कब शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी हुई है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की ओर, जहां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद विवाद अब और भी गहराता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको जानकारी दें तो भरत तिवारी के शरीर में कुल 5 गोलियां लगी थी। इस खुलासे के बाद पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल लगातार उठने लगे हैं। बिल्कुल निकिता, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि मृतक की मां का साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस ने जो है शुरुआत में केवल 2 से 3 गोली लगने की जो साफ तौर पर जानकारी दी थी, लेकिन निकिता जिस तरीके से रिपोर्ट जो है हम सभी के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से साफ रिपोर्ट पे जो है पता चलता हुआ नजर आ रहा है, निकिता कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि जितने बारी रिपोर्ट आए हर बार कुछ ना कुछ अलग खुलासा हुआ है। बिल्कुल यही अब की बार की बात की जाए तो अब की बार 5 गोली लगने का साफ तौर पर जो है निकिता इसमें खुलासा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखो ये भी बताते चले दर्शकों को मानसी कि इस विरोधाभास को लेकर परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है, जहां मामला अब राजनीतिक रंग भी पूरा लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के सबसे चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बहस, सियासत और बयानबाजी जारी है। इस बीच भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी को कुल 5 गोलियां लगी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की थ्योरी पर फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल भरत तिवारी के एनकाउंटर में मौत के बाद उनकी मां ने दावा किया था कि पुलिस ने शुरुआती तौर पर भरत तिवारी को 2-3 गोली लगने की बात कही थी। हालांकि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ उससे भरत तिवारी की मां के मुताबिक पुलिस की कहानी बिल्कुल अलग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को पुलिस एनकाउंटर में कुल 5 गोलियां लगी थीं। एक गोली भरत तिवारी के बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर लगी थी। दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग में भीतर की तरफ लगी पाई गई। वहीं तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी थी। चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी। इसके अलावा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी थी। मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने बिटौली गांव पहुंचे। उन्होंने भरत तिवारी के माता-पिता समेत अन्य परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और सरकार पर निशाना साधा। वहीं जबकि बक्सर के कांग्रेस के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना में जो भी पुलिस वाले हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा कराए। फास्ट ट्रैक से सरकार तुरंत उनको फांसी की सजा कराए, मेरी मांग। कहती है सुशासन की राज, बीजेपी कहती है सुशासन की राज। अगर ये सुशासन का राज है, चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है और चुन चुन के ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है भाजपा की सरकार में, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर भी इनकी सरकारें हैं, तो ये सुशासन नहीं कुशासन है और जंगल राज चल रहा है। जंगल का राजा एक आदमी दिल्ली में बैठा वही राज कर रहा है। 3 गोली तो घटनास्थल पे ही लगी है उस लड़के को, और 2 गोली जो उसके प्राइवेट पार्ट में मारा गया है वो गाड़ी में मारा गया है, वो सटा के पिस्टल के द्वारा मारा गया है गोली, दोनों गोली। 5 गोली का तो हिंदुस्तान ये प्रमाणित खोज रहा है कि 3 गोली कहाँ से आई 5 गोली के बाद। ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से 3 गोली घटनास्थल पर मारी गई है और 2 गोली उसके प्राइवेट पार्ट में गाड़ी में मारी गई है सटा कर। कहीं न कहीं हत्या की हत्या तो है ही, हम लोग तो पहले दिन से ही चिल्ला रहे हैं ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। हत्या की गई है इस लड़के की। पुलिस प्रशासन दबाव भी बना रही है। उनके दबाव बनाने से न केस वापस होगा, न कोई केस उठाने वाला है और न केस कोई उठाएगा। जिन लोगों ने भरत तिवारी को मरवाया हेडक्वार्टर से, उसको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। रिशु सिन्हा श्रीवास्तव में आनंद किशोर हो, चाहे वो क्लीन चिट मिल जाए, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे संतोष मल हो, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। और जिसने फोन करके या इनकाउंटर करवाना चाह रहा था, बाद में
हेडक्वार्टर ने एसआईटी भेज के मारा, गलत डीएसपी और थानेदार को सस्पेंड किया गया है। हर परिस्थिति में जिसने हेडक्वार्टर में बैठ के मरवाया है उसको जेल जाना पड़ेगा। देखिए, पूर्ण रूप से इसमें सरकार का हाथ है। और जो सिटिंग जज की इंक्वायरी की बात करी है, सिटिंग जज की इंक्वायरी क्या होती है? सिटिंग जज तो भाई आपने सब ने पता है, कोई एमएलसी ले जाए, रिटायर्ड जज, कोई एमएलसी बन जाएगा, कोई राज्यसभा चला जाएगा। मैं मांग करता हूं परिवार की तरफ से और शरण समाज छत्तीस बिरादरी से की तरफ से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें। गृह मंत्री अमित शाह जी आप हस्तक्षेप करें और इसकी जांच सीबीआई से कराएं। और जो यहाँ का एसपी है, जो इस परिवार को रात को 1:30 बजे आके धमकाता है, मैं वो एसपी साहब को भी कहना चाहूँगा कि ये अकेला भरत सिंह का परिवार नहीं है, भरत तिवारी का परिवार नहीं है, इसके पीछे एसपी साहब, करोड़ों लोग अब खड़े हैं। इधर भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में महापंचायत के संयोजक ने चेतावनी दी और कहा है कि आरोपी पुलिस कर्मियों की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 30 जून को एक बैठक के बाद विधानसभा का घेराव करने का काम किया जाएगा। देखिए, 30 तारीख का महापंचायत में डेडलाइन दिया गया है। 30 तारीख के अंदर जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, अगर सरकार उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है तो 30 तारीख के दिन यानी उसके श्राद्ध के दिन ये घोषणा की जाएगी कि अगली महापंचायत किस तारीख को है और अगला घेराव विधानसभा का किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद भरत का परिवार नाराज है और कह रहे हैं कि ये सब बातें तो वो शुरू से कह रहे, अब रिपोर्ट से भी साफ हो गया है। जी, ये तो मैं तो पहले ही से बता रहा था, हमारी पूरी जनता बता रही थी कि 5 गोली मारी गई है। और जहाँ तक कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे थे, तो देख लीजिए रिपोर्ट के मतलब जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। पुलिस वाले झूठ बोलते हैं। पुलिस बोल रही थी कि 3 गोली वहाँ लगी है। नहीं, और ये 5 गोली कहाँ से है? गाड़ी में मारी गई है। बोल तो रहे हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये जनता हमारी बुर्बक थोड़ी ना है, नादान थोड़ी ना है, सब समझ रहा है। लेकिन ये छिपाने का, दबाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब तो सब सामने आ चुका है। 5 गोली मारी गई है। तो आगे क्या मांग करते हैं? अब आगे फांसी दिया जाए, फांसी दिया जाए। हालांकि भरत तिवारी की मां आशा देवी के अनुसार शुरुआत में ये कहा गया था कि उनके बेटे को 2 से 3 गोलियां लगी थीं, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद शरीर पर अधिक गोलियों के निशान होने की बात सामने आई थी। परिवार वाले शुरू से ही ज्यादा गोलियां लगने की बात कह रहे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया है। चलिए अब बात करते हैं केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में, जिसने पूरे देश को जो है निकिता इस समय जो है हिला कर रख दिया है, जिसमें मुख्य आरोपी उनकी मंगेतर सिया गोयल जो है बताई जा रही है। तो वही लगातार जो है जिस तरीके से जांच होती हुई नजर आ रही, लगातार जो है जांच में नई खुलासे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, इस मामले में जहां इंदौर के राजा रघुवंशी जो केस था उसकी पूरे तरीके से याद लोगों को दिला दी, क्योंकि जिसमें उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही हत्या को अंजाम दिया था। और इसी संदर्भ में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। उन्होंने सिया गोयल को छोटी सोनम बताते हुए उसकी चाल ढाल पर भी सवाल उठाए हैं। दोनों मामलों की समानता को लेकर अब जांच पड़ताल भी तेज हो गई है। तो वहीं केतन अग्रवाल मर्डर केस ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्या की वारदात की मुख्य आरोपी केतन की मंगेतर सिया गोयल निकली। जांच चल रही है और आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस केस ने एक और परिवार के जख्मों को हरा कर दिया है। ये परिवार है राजा रघुवंशी का। जिस तरह पुणे के केतन अग्रवाल को लोहगढ़ के किले में खाई से धकेल कर मारा गया, ठीक उसी तरह से इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या शिलोंग में उसकी पत्नी ने की थी। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी आरोपी हैं। इस केस को लेकर राजा रघुवंशी की मां उमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उमा ने सिया को छोटी सोनम करार दिया है। जैसे राजा के साथ हुआ था, सोनम ने मतलब प्लानिंग बनाई थी, सोनम ने कहानी रची थी, राजा को खाई में मतलब मार के फेंका था,
इसी तरीके से मतलब उसने सिया ने भी मतलब वही मतलब प्लानिंग बनाई है और सिया ने भी उसी तरह से मतलब वो बच्चे को खाई में फेंका है चेतन को। लड़की उन तो किसी तरफ से भी हत्या कर सकती हैं। लड़की को से इसलिए मिल रही है कि सोनम बाहर है ना, इसको देख के भी कर सकती है, ये छोटी सोनम बन गई। उमा रघुवंशी ने कहा कि सिया, सोनम और मेरठ वाली मुस्कान, इन जैसी लड़कियों को फांसी पर लटका देना चाहिए, जिससे और लड़कियों की ऐसी हिम्मत ना हो। मैं केतन के परिवार से भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और आप इंसाफ मतलब मांगो, क्योंकि इसको फांसी पे चढ़वाओ, क्योंकि सोनम को भी फांसी का बोलो आप तो कि सोनम को भी फांसी दो और इसको भी, सिया को भी फांसी दो, और वो ड्रम वाली है ना, वो क्या बोलते हैं, मुस्कान को भी फांसी पे चढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसे लड़के उनको ढील पोल मिलेगी तो मतलब है ना, ऐसे में तो अपना देश का मतलब वही होने वाला है। और अभी वो एक लड़की का और सुनने में आया, उसने उसके माँ बाप को मार दिया। उसको लेके भी यही कि उसको ही फांसी पे दी जाए। अपडेट की बात करें तो पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया दावा सामने आया है। केतन का शव रेस्क्यू करने वाले सुनील गायकवाड़ ने बताया कि केतन के सिर पर गंभीर चोटें थीं, खोपड़ी कुचली हुई थी और हाथ पैरों पर भी कई जगह चोट थी। अन्य लोग रो रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया गोयल बिल्कुल शांत खड़ी थी। इधर पुणे पुलिस ने सिया के परिवार से काफी देर तक पूछताछ की है। सिया का भाई साहिल गोयल चेतन चौधरी को अच्छे से जानता था, साथ में क्रिकेट भी खेलता था। फिलहाल अभी इस मामले में जांच चल रही। चलिए अब बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की, जहां अंतर्गत केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मानसून सीजन और सुरक्षा कारणों के चलते आपको बता दें कि यह निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि डीजीसीए की अनुमति 25 जून 2026 के बाद समाप्त हो गई थी और जिसके चलते सभी हेली उड़ानें अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से यात्रा करनी होगी। तो यानी कि बड़ी जानकारी सामने आई है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है कि हेली सेवा को बंद कर दिया गया है। तो वही निकिता, चलिए मथुरा की खबरों में बात कर लेते हैं। जिस तरीके से मथुरा में लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद से जो है जिला प्रशासन जो है काफी ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी क्रम में गोविंद नगर क्षेत्र में श्री कृष्णा जन्म स्थान के पास जो है बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान जो है लगातार चलाया गया है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक होटल और गेस्ट हाउस को जो है सील कर दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता फारूक की ये खास रिपोर्ट। देखिए ये होटल नोवा ब्लू है, यहाँ पर और भी तमाम होटल मायरा है और होटल मयूर है। यहाँ ये दौरी प्याऊ क्षेत्र है, मयूर विहार वीआईपी क्षेत्र है, तमाम यहाँ होटल बने हुए। लेकिन ज़्यादातर होटल जो है यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा चेक किए गए हैं। कोचिंग सेंटरों को भी चेक किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास जो होटल हैं उन्हें चेक किया जा रहा है और जो मानक पे खरे नहीं हैं उनको सील की कार्रवाई भी की जा रही है। खुद डीएम सीपी सिंह का साफ तौर पर कहना है कोई भी सील करने के बाद में अगर उसको चलाता हुआ मिल गया, सील होने के बाद अगर चलाता हुआ मिल गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र और अग्निशमन की जो टीम है वो पूरी टीम लगातार चल रही है, लगातार जांच चल रही है। लखनऊ में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था उसके बाद जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मथुरा में अलर्ट है और तमाम जिला प्रशासन के यहाँ अधिकारी जो है लगातार चेकिंग कर रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो जहां मथुरा में लगातार सीलिंग की कार्रवाई जारी है, तो वहीं अब आपको लिए चलते हैं बड़ी और अहम जानकारी की ओर, जहां कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी ने गांजा के मामले में भारत सरकार की चुप्पी पर अब सवाल उठाए हैं। जहां सोनिया गांधी का कहना है कि मोदी सरकार की चुप्पी सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के लिहाज से भी बेहद ही समझ से परे है। सोनिया गांधी ने अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी से तीखा सवाल किया है। उनकी ओर से पूछा गया है कि सोनिया गांधी बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप क्यों है, उनकी ओर से यानी कि ये बड़ा सवाल उठाया गया। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में इजराइल के हमलों पर देश में राजनीति फिर गर्मा गई है।
इस बार सोनिया गांधी ने गाजा के मामले में मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि गाजा में बच्चों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है। इतने गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार चुप है। गाजा में अब तक कम से कम 20,000 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 44,000 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें से कई बच्चे पूरी जिंदगी के लिए विकलांग या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बच्चों को निशाना बनाना कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है। गाजा में मारे गए या घायल बच्चों में 27% बच्चे हैं। कई लड़कों के सिर और गर्दन में गोली लगने के निशान हैं। गाजा के 97% स्कूल तबाह हो चुके हैं। बच्चों के अस्पतालों समेत स्वास्थ्य व्यवस्था भी नष्ट कर दी गई है। करीब 2.5 साल पहले हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था वह बेहद भयावह, जघन्य और पूरी तरह स्वीकार्य था। लेकिन इसके बाद इजरायली सेना और राजनीतिक नेतृत्व की जवाबी कार्रवाई अंधाधुंध क्रूरता और बर्बरता से भरी रही। जब पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में हुई तबाही को गंभीरता से देख रहा है, तब भारत सरकार अकेली ऐसी आवाज बन गई है जिसने चुप्पी साध रखी है। मोदी सरकार की चुप्पी सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के लिहाज से भी समझ से परे है। भारत ऐसे समय में इजराइल के और करीब जा रहा है जब दुनिया का बड़ा हिस्सा उससे दूरी बना रहा है। सोनिया गांधी का कहना है कि भारत गाजा पर चुप है, लेकिन दुनिया आवाज उठा रही है। वहीं सोनिया गांधी पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी गाजा में मुसलमानों के लिए आवाज उठाती हैं, लेकिन ढाका में हिंदुओं के मामले पर चुप रहती हैं और वोट नीति को विदेश नीति से ऊपर रखती हैं। गाजा और फिलिस्तीन से भारत के मधुर संबंध है। जब इजराइल ने वहाँ पर किया था तो भारत ने उसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन हम किसी के कारण, किसी दूसरे देश के कारण, जब भारत पे संकट आता और पाकिस्तान की बात होती है तो कौन देश भारत के साथ रहा है? तो निश्चित रूप में इजराइल रहा है भारत के साथ में। तो भारत बड़े आसानी के साथ अपने संबंध सभी देशों से खराब नहीं कर सकता। भारत की समान नीति है, एक वैदेशिक नीति है, दुनिया उसको मानती है। सोनिया गांधी जी को अपनी पार्टी के तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी मुखर रहती है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी पार्टी की जो दुर्गति है, आपकी पार्टी की जो स्थिति है, आपकी पार्टी कई प्रांतों में कर्नाटक से खबर आती है, तेलंगाना से खबर आती है, हिमाचल से खबर आती है, ना तो सरकार ठीक से चला पा रही है, ना संगठन ठीक से चला पा रहे हैं, और चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे इस प्रकार से टिप्पणी करने। अंतर्मुखी होइए, आत्ममंथन करिए, पार्टी रहेगी तब सब कुछ रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं। पवन खेड़ा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक गैर कानूनी लड़ाई में इजराइल के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। पूरे विश्व में भारत की एक पहचान थी कि इंसाफ और न्याय की अगर बात कोई देश करता है तो वो भारत करता है, लेकिन आज ये हालत है। एक गैर कानूनी जंग शुरू होने से एक दिन पहले मोदी जी अचानक इजराइल जाके इजराइल का समर्थन करके आ गए, और आज तक इजराइल के खिलाफ, इजराइल ने जो गजा में बच्चों की हत्या की, निर्मम हत्या की, ये पाप किया, अपराध नहीं पाप किया, उसके खिलाफ एक शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकलता। वहां जो मानवता का हनन हुआ वो शर्मसार करने वाला था, और ऐसा हनन नहीं होना चाहिए था। आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आप कहानी देख लीजिए, उनका भी जो पक्ष था वो भी देख लीजिए, किस प्रकार से उन्होंने मतलब गाजा को लेकर के और वहां के लोगों को लेकर के चिंता व्यक्त की थी। कम से कम इन लोगों को भी चिंता करना चाहिए था। वहीं एनडीए के नेताओं ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शायद सोनिया गांधी जी को पता नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बायलैटरल डिस्कशंस और ये विनती की है कि दोनों देशों में अमन शांति बनाए रखे। प्रधानमंत्री ने गाजा को जो ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, हर एक वक्त पे भारत की भूमिका रही है डिप्लोमेटिक टाइज, पीस एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन एड। शायद सोनिया गांधी ये सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है। फिलिस्तीन के सेनानियों की लड़ाई जो रही है,
हिंदुस्तान हमेशा उसका समर्थन करता रहा है और इसके लिए आपके प्रमाण पत्र की जरूरत सोनिया जी नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा में बच्चों पर हमले रुकने चाहिए। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर राजनीति से किसका भला होता है। तो आज की हमारी इस पेशकश में हमने जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लेकर अयोध्या के चर्चित मामले पर क्या कुछ ताजा अपडेट जो है वो हमने जाना इस पेशकश में, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और साथ ही साथ बिहार के हत्याकांड की भी हमने आपको जानकारी दी। तो फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों इंडिया वॉइस पर। नमस्कार। हाई टेंशन तार नहीं हटेगा। आपको अपनी स्वयं के लिए ताजिया की हाइट को कम करना पड़ेगा। अगर लंबा करोगे तो हाई टेंशन तार की करंट की चपेट में आओगे, इसलिए नहीं होने देना चाहिए। और आपने देखा होगा इतने बड़े पैमाने पर जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले। कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पता भी नहीं लगा। नहीं तो किसी के घर में जाकर के लोग नहीं भी चाहते होंगे तो भी उसके घर में जाकर के माइक की आवाज से ढोल और ताशा बजा करके तमाशा बनता था। आज वो तमाशा बंद हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हर पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है। ये सुखद अनुभूति का अवसर जब होता है, विकास तब होता है। मैं भी यहां पर मंच पर आने के पहले प्रदर्शनी